स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप हमसे जुड़े हैं और हम आपको जनरल स्टडी के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। मैं आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो साइंस का है, विज्ञान का है, बायोलॉजी का है, और जिसमें आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो किसी भी स्तर का एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स में आपके न्यूट्रिशन और डाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन में हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो न्यूट्रिशन हमको पढ़ना है कि हम कौन कौन सी चीज़ों को खाते हैं, फूड के रूप में हम कौन कौन सी चीज़ों को लेते हैं, फिर हम उन चीज़ों का बॉडी के अंदर किस तरीके से डाइजेशन करते हैं। क्योंकि जब हम फूड ले रहे होते हैं तो वो फूड जो होता है वो आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है, इंडिफिजिबल फॉर्म में होता है। तो हम उसको क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर एलिमेंट्री केनाल में ले जाकर एंजाइम की हेल्प से उसको सिंपल सॉल्युबल एंड डिफिजिबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारी डाइजेशन प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले तो पचाने से पहले हमको क्या खाना है ये देखना होगा। तो देखो मैं आपको ही बताता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, हमारा जो टॉपिक है वो न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन है, जिसमें हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे हम अपना न्यूट्रिशन टॉपिक। न्यूट्रिशन में हम देखेंगे कि हमारा फूड क्या होता है। तो फूड में मैं आपको बताना चाहूँगा कि फूड क्या होता है, कि हम जो भी चीज़ फूड के रूप में ले रहे हैं वो हमारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी लाइफ की सस्टेनेबिलिटी को और हमारी बॉडी की ग्रोथ को बनाने का काम करेंगे। यानी कि हम अपने भोजन में वो सारी चीज़ें सम्मिलित करते हैं जिनसे हमारी लाइफ की सस्टेनेबिलिटी और हमारे ग्रोथ के काम में यूज़ करेंगे। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारा फूड कहलाते हैं। हमने यहाँ पर दिया है कि फूड इज़ एनी न्यूट्रिएंट्स रिच मटेरियल कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन। न्यूट्रिशन हमको भी ज़रूरत है, न्यूट्रिशन की अदर्स एनिमल्स को भी ज़रूरत है, न्यूट्रिशन की प्लांट्स को भी ज़रूरत है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमारी इस दुनिया में उन सभी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, और न्यूट्रिशन के लिए वो फूड को कंज्यूम करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि फूड इज़ एनी न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स इन ऑर्डर टू सस्टेन लाइफ एंड ग्रोथ। वो अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, ग्रोथ को करने के लिए, बॉडी ग्रोथ को करने के लिए न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो ऐसा हमारा फूड जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जो भी कुछ है वो हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए या हमारी बॉडी की ग्रोथ करने के लिए आवश्यक है, वो हमारा भोजन होगा। देखिए हम बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं अपने चारों ओर, सबका फूड अलग अलग है। गाय है भूसा खाती है, बकरी है घास खाती है। तो हर्बीवोरस भी एनिमल हैं, कार्निवोरस भी एनिमल हैं। कोई मांस खाता है तो कोई घास खाता है। यानी कि फूड सबको चाहिए। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो फूड सबको चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो उसकी न तो बॉडी की ग्रोथ होगी, ना ही उसकी लाइफ सस्टेन हो पाएगी। तो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ह्यूमन फूड है उस ह्यूमन फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पार्ट होते हैं हमारे। सबसे पहला कंपोनेंट जो हमारा ह्यूमन फूड में है वो कार्बोहाइड्रेट है। बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा ये फूड का। हम अगर हिंदुस्तान में देखें तो ज़्यादातर लोग अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट को सबसे ज़्यादा लेते हैं। अगर हम रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखें, WHO की रिपोर्ट हो चाहे किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट हो, तो हम ये देखेंगे कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लोग फूड में कार्बोहाइड्रेट को लेते। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा कंपोनेंट है ये फूड का, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा हमारा है प्रोटीन। बॉडी की ग्रोथ जो हो रही है वो बॉडी की ग्रोथ प्रोटीन करती है। तो प्रोटीन भी उसी तरीके से आवश्यक हमारे भोजन का अवयव है जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट है। तीसरा जो है वो हमारा फैट है। चौथा है विटामिन्स। विटामिन्स की बहुत कम मात्रा भी हमारे लिए पर्याप्त होती है, लेकिन अगर इनकी थोड़ी सी भी कमी हो जाए तो हमको विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। और चौथा हमारा है यहाँ पर सॉल्ट एंड मिनरल्स। हम अपने फूड में सॉल्ट्स भी लेते हैं, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, जो कि हम नमक के रूप में लेते हैं। इसी तरीके से अदर मिनरल्स भी जो है वो हम अपने फूड में हमको ज़रूरत होती है हमारी बॉडी की डिफरेंट वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए, डिफरेंट टाइप की प्रोसेसेस के लिए। बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे
हमको सॉल्ट्स की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हम फूड के जरिए इनटेक करते हैं। नेक्स्ट वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी फूड का आप। और लास्ट है फाइबर्स ये सारे 7 कंपोनेंट्स हैं जो हमारा मिलकर फूड कहलाते हैं। अब हम जब भी भोजन करें तो हम ये ध्यान दें कि हमको कार्बोहाइड्रेट भी लेना है पर डे, प्रोटीन भी लेनी है, फैट भी लेनी है, विटामिन्स भी हमारे अंदर जानी चाहिए, सॉल्ट एंड मिनरल्स भी होने चाहिए। ये सारे 7 कंपोनेंट्स जो हैं ये फूड के सभी अगर आपके भोजन में पर्याप्त मात्रा में है तो ऐसी डाइट को हम बैलेंस डाइट बोलेंगे। और बैलेंस डाइट अगर है आपकी तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी शारीरिक वृद्धि अच्छी होगी, आपकी वाइटल एक्टिविटीज़ प्रॉपर होंगी, आपको बहुत कम चांसेस रहेंगे किसी माल न्यूट्रिशन की जो डेफिशिएंसीज होती हैं उनमें होने के लिए। बच्चों मैं आपको एक बात और बताना चाहूँ, देखिए बहुत अच्छी मैंने थाली बना के रखी है जिसमें आप देख रहे हैं बहुत सारी सब्जियां हैं, रोटी है, चावल है और आप दही है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम फूड में डेली लेते हैं। कोई हो सकता है इसमें से 2 सब्जियां लेता हो, कोई 3 सब्जी लेता हो, जैसी जिसकी आवश्यकता है वो उस तरीके का फूड जो है वो लेता है। लेकिन हमारा जो भी फूड है उस फूड में चाहे हम कोई सी भी सब्जी खाएं, चावल खाएं, रोटी खाएं, जो कंपोनेंट्स हमारे फूड के होंगे वो यही होंगे। कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा, विटामिन्स होंगे, सॉल्ट एंड मिनरल्स होंगे, वाटर होंगे और फाइबर्स होंगे। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन में ये पूछे कि आपके फूड क्या है तो आप कहेंगे फूड ऐसा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, ऐसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी है, हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं और हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। उन सभी को हम अपना फूड कहेंगे। नेक्स्ट, अब देखिए दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहला जो हमारा इसमें फूड कंपोनेंट है वो हमारा फूड कंपोनेंट कौन सा है, वो हमारा है कार्बोहाइड्रेट। तो हम अब कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट हमारा जो इम्पोर्टेंट फूड कंपोनेंट है। कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं? जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया कि जो हमारा फूड है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड सॉल्ट एंड मिनरल्स और वाटर और फाइबर्स, ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो हमारा फूड बनाती हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपसे कहा कि कार्बोहाइड्रेट, तो अब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है कि प्लांट्स में लगभग 75% जो पार्ट है वो कार्बोहाइड्रेट का ही है। अगर मैं कहूँ इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, तो वो आपके कार्बोहाइड्रेट होंगे। क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट? थोड़ा सा मैं समझाना कोशिश करूँगा आपको कि देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करूँ तो कार्बोहाइड्रेट क्या है कि ये 3 एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, जिनके बीच में 1:2:1 का रेशियो होता है। यानी कि जो हमारे जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे कौन कौन सी चीज़ें होंगी, तो हम कहेंगे कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट आपके कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब ये तीनों एलिमेंट आपके 1:2:1 के रेशियो में मिलते हैं तो आपका बनता है कार्बोहाइड्रेट। अब इस रेशियो में अगर हम इसका सबसे कॉमन फार्मूला बनाना चाहें कि इसका कॉमन फार्मूला क्या होगा, तो कॉमन फार्मूला अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट का हम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? CnH2nOn। कहीं कहीं पर आपको ऑप्शन में इस तरीके से भी लिखा होता है कि CH2O का होल n। बात वही है, जब n को हम अंदर करेंगे मल्टीप्लाई तो CnH2n और ON हो जाएगा। तो आपका जो कॉमन फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट्स का वो होता है CnH2nOn। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में वही रेशियो है जो कि रेशियो आपका वाटर में होता है। अगर हम वाटर को देखते हैं तो वाटर को हम H2O लिखते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 2:1 का रेशियो होता है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जब हम कोई कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं तो उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में वही रेशियो होता है जो रेशियो वाटर में होता है। ये भी आपको जानना ज़रूरी है। इसके बाद देखिए कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें आपको देखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और मैंने क्या बताया बेटा? ऑक्सीजन। ये 3 चीज़ें होंगी और इनके बीच में क्या रेशियो होगा? 1:2:1 का रेशियो होगा। क्या कॉमन फार्मूला इनका बनेगा? तो हम कहेंगे CnH2n और ON। ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए
एक कॉमन फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए हम अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो मैंने इसमें लिख के दिया है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर नेचर्स मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन कार्बन कंबाइंड विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑफन इन रेशियो 1:2:1। यही मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसके बीच में 1:2:1 का अनुपात होगा। जब भी कभी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बेटा 1:2:1 के अनुपात में मिलेंगे तो वो आपका कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। आगे मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट आर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी इन अवर बॉडी। हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता क्यों है? क्यों कार्बोहाइड्रेट हम अपने भोजन में सबसे ज़्यादा लेते हैं? क्यों कार्बोहाइड्रेट हम लोग फूड के रूप में लेते हैं? तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम हमारी बॉडी में है, वो है सोर्स ऑफ एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी। अगर आपसे कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स हमारा कौन सा फूड कंपोनेंट है, तो हम कहेंगे इंस्टेंट एनर्जी जो हमको मिलती है, जो त्वरित ऊर्जा मिलती है, वो त्वरित ऊर्जा हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। लगभग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जब बॉडी में हमारे बर्न होता है, जब ऑक्सीडेशन होता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का, तो हमको लगभग 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिल जाती है। तो जो शरीर में वाइटल एक्टिविटीज़ हमारी हो रही हैं, या हम चलते फिरते कूदते जो भी काम करते हैं, उन काम के लिए जो हमको ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा हमको कहाँ से मिलती है, वो शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट फूड में होना बहुत ज़रूरी है। पर डे हम लोग जो एनर्जी खर्च करते हैं विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में, उसके लिए लगभग ये माना गया है कि एक व्यक्ति को एक दिन में 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना ही चाहिए। आज के दौर में अगर व्यक्ति काम कर रहा है, फिजिकल वर्क कर रहा है, तो उसको एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी के लिए कम से कम उसको 400 से 500 ग्राम अपनी डेली डाइट में कार्बोहाइड्रेट लेना होगा। और अगर वो इतना कार्बोहाइड्रेट लेता है तो उसकी सामान्य क्रियाएं होंगी, वो उसको उतनी एनर्जी मिलती रहेगी कि वो अपने सारे काम जो है उस ऊर्जा से कर सकता है। आगे मैंने कहा कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनसे हमको क्या मिलती है? इंस्टेंट एनर्जी सोर्सेस हैं। वैसे एनर्जी की अगर हम बात करें तो जो हमारे और फूड कंपोनेंट्स हैं, जैसे प्रोटीन है, फैट है, इनसे भी हमको एनर्जी मिलती है। लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी की बात अगर कही जाएगी कि सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन सा फूड कंपोनेंट देता है, तो कार्बोहाइड्रेट तब टिक नहीं करेंगे, तब हमारा आंसर हो जाएगा फैट, यानी वसा से हमको सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। लेकिन यहाँ पर अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि सबसे ज़्यादा इंस्टेंट एनर्जी जो है वो हमको कहाँ से मिलती है, यानी कि जो त्वरित ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, तो त्वरित ऊर्जा का स्रोत जो है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। देखिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जब बर्न होता है तो उससे 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर वहीं 1 ग्राम फैट की अगर हम बात करें तो 1 ग्राम फैट के बर्न होने पर लगभग 9.4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो देखिए, किस में ज़्यादा एनर्जी मिल रही है? फैट से ज़्यादा मिल रही है, फैट से ज़्यादा मिल रही है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा भोजन का अवयव ऐसा है जिससे हमको सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो हम कहेंगे फैट से हमको सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि ये बताइए कि त्वरित ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो त्वरित ऊर्जा का स्रोत जो है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट होगा। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? मैंने अभी आपसे कहा कि कॉमन फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कॉमन फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट का अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 1:2:1 का रेशियो होता है। तो कॉमन फार्मूला क्या बनेगा? CnH2n और ON। तो ये आपका कॉमन फार्मूला बन जाएगा, CnH2n और ON। फिर से लिख दे रहा हूं, CnH2n एंड ON लिखा हुआ है। तो CnH2n ON ये आपका क्या होता है? कॉमन फार्मूला होता है। नेक्स्ट, अब हमारे नेचर में जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो सॉल्युबिलिटी के बेस पर, नंबर ऑफ कार्बन के बेस पर, कितने टाइप से उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, कैसे उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, वो हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। कि अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करें, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि कार्बोहाइड्रेट क्या हैं। तो मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट वो हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 1:2:1 का रेशियो होगा।
वो सारे क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट होंगे। यानी कार्बनिक कंपाउंड हैं ये, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच 1:2:1 का रेशियो होता है। अब इन कार्बोहाइड्रेट में जो नंबर ऑफ कार्बन है, इसके बिहाफ पर हम कार्बोहाइड्रेट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है आपकी ट्राइओज। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है बेटा, ट्राइओज। ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब 3। अगर 3 कार्बन वाला कोई कार्बोहाइड्रेट है तो वो कहलाएगा ट्राइओज। क्या बताया मैंने, ट्राई का मतलब होता है 3, यानी कि अगर 3 कार्बन वाला कोई कार्बोहाइड्रेट है तो वो क्या बोला जाएगा, आपका ट्राइओज। जैसे मैंने एक 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर बनाया, तो कैसे बनाएंगे, कार्बन अगर 3 हैं तो आपके हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था इनके बीच में 1:2:1 का रेशियो होता है। तो जितने कार्बन है उसके डबल क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। तो अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो रेशियो होता है वो सेम होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर C3H6 और O3 जो है ये आपका एक ट्राइओज का एग्जाम्पल बन जाएगा, एक ट्राइओज बन जाएगा आपका। ये आपका एक ट्राइओज कार्बोहाइड्रेट है। बात समझ में आ गई आपको कि मैंने नंबर ऑफ कार्बन के बिहाफ पर कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया, कि नंबर ऑफ कार्बन के बिहाफ पर हमने जो कार्बन का जो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किया है वो किस तरीके से किया, कि सबसे पहले हमारी ट्राइओज होते हैं। ट्राइओज का मतलब, ट्राई का मतलब 3, ओज का मतलब आपका कार्बोहाइड्रेट। तो आपको ट्राइओज जो है, ट्राइओज में 3 कार्बन होंगे। देखिए हमारा ये लिखा है C3H6O3, और ये C3H6O3 होता क्या है, ये होता आपका ग्लिसरैल्डिहाइड। क्या होता है बेटा, ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड जो है ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, तो आप कहेंगे कि सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लिसरैल्डिहाइड है। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लिसरैल्डिहाइड जो है वो किस कैटेगरी का कार्बोहाइड्रेट है, तो आप कहेंगे कि ये एक ट्राइओज है। ट्राइओज का मतलब जिसमें 3 कार्बन होंगे, नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, 3 होंगे। इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, तो आप देख लीजिए, बन जाएगा कि अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे और ऑक्सीजन 3 रहेंगे। बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे की बात समझिए। दूसरा ट्राइओज के बाद फिर आता है टेट्रोज। टेट्राओज का मतलब होता है कि जिसमें कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, टेट्रा, टेट्रा का मतलब होता है 4, यानी कि अगर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो आप बताओ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे। फिर से वही वाली बात बेटा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 1:2 का रेशियो होता है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, आपके 8 हो जाएंगे। ऑक्सीजन क्या हो जाएंगी, तो आपको मैंने बताया कि अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में देखें तो वही रेशियो होता है जो पानी में होता है, यानी 2:1 का रेशियो होता है। तो अगर हाइड्रोजन 8 हैं तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। या हम इनमें देखें तो 1:2:1 का रेशियो आपको दिख रहा है। कार्बन 4 हैं, हाइड्रोजन 8 हैं और ऑक्सीजन 4 हैं, तो 1:2:1 का रेशियो बन गया। तो अगर 1:2:1 का रेशियो बनता है तो फिर वो आपका कार्बोहाइड्रेट होगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट है, और ये किस कैटेगरी में हमने कार्बोहाइड्रेट रखा, इसको क्या नाम दिया, इसको हमने कहा टेट्रोज। टेट्राओज का मतलब होता है जिसमें कार्बन 4 हों। अगला देखते हैं। अगला है फिर आपका पेंटाओज। पेंटाओज का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है बेटा 5 होंगे। अगर हम पेंटोज की बात करते हैं तो पेंटा का मतलब होता है 5, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 5। चलिए एक पेंटोज का फॉर्मूला बनाते हैं। तो पेंटोज का जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो हमारा नंबर ऑफ कार्बन कितना करना पड़ेगा, हमको 5 करना पड़ेगा, यानी कि हमारा 5 कार्बन हो गए। अगर तो आप बताइए अगर कार्बन 5 हैं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, बिल्कुल सही, हाइड्रोजन आपके 10 हो जाएंगे। जितने कार्बन होते हैं उतने ही ऑक्सीजन होते हैं, तो हमारे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये जो हमने आपको लिखा है ये एक पेंटोज है, ये एक पेंटोज शुगर है। कार्बोहाइड्रेट जितने होते हैं उनको हम कॉमनली शुगर भी कह सकते हैं। तो ये एक पेंटोज शुगर है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो कितनी है, 5 है। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन 5 है इसलिए हमने इसको क्या कहा, कैसा कार्बोहाइड्रेट, और हम कहेंगे पेंटोज कार्बोहाइड्रेट है। इसके एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। आपने डीएनए आरएनए सुना होगा। डीएनए और आरएनए ये हमारे न्यूक्लिक एसिड हैं, और डीएनए और आरएनए में जो शुगर होती है, आपको मालूम है कि डीएनए और आरएनए का निर्माण कैसे होता है।
तो उसमें जो शुगर होती है वो एक पेंटोज शुगर होती है, और उस पेंटोज शुगर का नाम होता है राइबोज। उस शुगर का नाम क्या होता है? राइबोज। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि राइबोज शुगर जो है वो किस प्रकार की शुगर है, तो आप कहेंगे वो एक पेंटोज शुगर है, वो 5 कार्बन वाली एक शुगर है। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? तो पहला हमने देखा पेंटोज का मतलब क्या होगा कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 5 होंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन 5 हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके हाइड्रोजन 10 होंगे, और ऑक्सीजन नंबर ऑफ कार्बन के बराबर होते हैं तो ऑक्सीजन आपके 5 होंगे। तो ये जो फॉर्मूला बना है ये आपका किसका बन जाएगा? ये एक पेंटोज शुगर का बनेगा, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया एक राइबोज। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट आते हैं, ये हैं आपके हेक्सोज। हेक्सोज क्या होते हैं? हेक्सोज ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें नंबर ऑफ कार्बन 6 हों, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 हों, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 6 हों, उनको हम क्या कहते हैं? हेक्सोज कहते हैं। अब यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि जो हेक्सोज होते हैं उनको मोनोसैकेराइड भी कहा जाता है। जितने भी हेक्सोज होंगे जिनमें नंबर ऑफ कार्बन कितनी होगी बेटा? 6 होगी। अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो फिर आपके हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। अगर हाइड्रोजन 12 है, नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो इसमें ऑक्सीजन कितनी होंगी? 6 होंगी। देखिए 1:2:1 का रेशियो बन गया है। नंबर ऑफ कार्बन चूंकि 6 हैं इसलिए हम इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? तो इस कैटेगरी में हम रखेंगे हेक्सोज। तो ये एक हेक्सोज शुगर है। और हेक्सोज शुगर के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपको एग्जाम्पल सबसे पहले यहाँ पर मैं बताऊंगा कि वो ग्लूकोज है, वो फ्रक्टोज है, जो कि हेक्सोज शुगर के एग्जाम्पल हैं। ये दोनों जो हैं वो हेक्सोज शुगर हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे कि ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। अगर आपसे कोई ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछे तो आप क्या बताएंगे कि ग्लूकोज जो है वो आपका क्या होता है? C6H12O6 है। अगर आपसे कोई फ्रक्टोज का फॉर्मूला पूछे तो भी आप बताएंगे कि उसका भी फॉर्मूला C6H12O6 होता है। आगे हम देखेंगे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अगर केमिकल फॉर्मूला सेम है तो ये फिर अलग क्यों हैं, आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 6 होते हैं उनको हम हेक्सोज कहते हैं, और नंबर ऑफ कार्बन अगर 6 हैं तो ऐसे सभी कार्बोहाइड्रेट को हम एक नाम और दे रहे हैं, और वो है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें नंबर ऑफ कार्बन 6 है, मोनोसैकेराइड। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें नंबर ऑफ कार्बन 6 है उन्हें हेक्सोज के साथ साथ हम मोनोसैकेराइड भी कहते हैं। अब हमने जो क्लासिफिकेशन देखा अभी वो नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से देखा। तो हमने कहा कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो पहला हमने बताया ट्राइओज, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो कितने होंगे? आपके 3 होंगे। फॉर्मूला बन जाएगा आपका C3H6O3, और इसका एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल्डिहाइड, जो कि सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दूसरा टेट्राओज होता है। टेट्राओज का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 4 होते हैं, और इसका फॉर्मूला बन जाएगा C4H8O4। पेंटोज का मतलब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 5 होंगे, तो C5H10O5 ये पेंटोज है। हेक्सोज जिसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 6 होंगे, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा C6H12O6। तो ये आपको मैंने सबसे नंबर ऑफ कार्बन के बिहाफ पर कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन बताया। अब आगे देखिए, हम कार्बोहाइड्रेट को इस प्रकार से और पढ़ सकते हैं, क्लासीफाई और कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें नंबर ऑफ कार्बन 6 है उनको हम क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड। तो पहली कैटेगरी जो कार्बोहाइड्रेट की हमने बताई वो मोनोसैकेराइड। दूसरा हमने जो
ग्रुप बनाया वो डाइसैकेराइड, तीसरा जो ग्रुप बनाया हमने वो पॉलीसैकेराइड। क्या किया बेटा हमने जो है वो कार्बोहाइड्रेट को बेटा 3 भागों में बांट दिया, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड और तीसरा है बेटा पॉलीसैकेराइड। क्या किया मैंने, कार्बोहाइड्रेट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहला है आपका मोनोसैकेराइड, दूसरा है आपका डाइसैकेराइड और तीसरा है आपका पॉलीसैकेराइड। और ये किस बिहाफ पर हमने क्लासिफिकेशन किया, इसमें हमने ये देखा कि सॉल्युबिलिटी कैसी है। पहला तो हमने ये देखा प्रॉपर्टीज की कि किस कार्बोहाइड्रेट की सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा है, किसकी कम है और किसकी सबसे कम है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में वो मोनोसैकेराइड होंगे, उनसे कम जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डाइसैकेराइड की होगी, और पॉलीसैकेराइड आपके इनसॉल्युबल इन वाटर यानी कि पानी में इनसॉल्युबल होंगे। तो सॉल्युबिलिटी देखिए सबसे ज्यादा किस में होती है, मोनोसैकेराइड में होती है। मोनोसैकेराइड कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो मोनोसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो आपकी 7 तक होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जो है वो हम 7 तक मानते हैं। उन कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं, उन कार्बोहाइड्रेट को हम मोनोसैकेराइड की श्रेणी में रखेंगे। लेकिन क्योंकि मैंने यहां पर अभी आपको बताया है कि मोनोसैकेराइड वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो हम 6 के हिसाब से देखेंगे। कुछ किताबों में ये 7 लिखा रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से कि ऐसे मोनोसैकेराइड जिनमें नंबर ऑफ कार्बन 6 हो वही मोनोसैकेराइड कहलाएंगे। तो मोनोसैकेराइड क्या होते हैं बेटा समझो, मोनोसैकेराइड के अगर हम एग्जाम्पल दें तो मोनोसैकेराइड में पहला एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा ग्लूकोज का, अभी मैंने डिस्कस किया था ग्लूकोज। दूसरा एग्जाम्पल इसमें इंपॉर्टेंट है फ्रक्टोज, और तीसरा एग्जाम्पल इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका ग्लैक्टोज। ये 3 एग्जाम्पल आप याद रखेंगे मोनोसैकेराइड में। पहला है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज और तीसरा है ग्लैक्टोज। अगर हम डाइसैकेराइड की बात करें तो यहां पर भी आप 3 एग्जाम्पल याद रखेंगे। एक एग्जाम्पल रखेंगे सुक्रोज, दूसरा आप याद रखेंगे माल्टोज और तीसरा एग्जाम्पल याद रखेंगे आप यहां पर लैक्टोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है लैक्टोज के बारे में। अब पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल में देखेंगे तो पहला एग्जाम्पल याद रखेंगे आप स्टार्च, दूसरा एग्जाम्पल आप यहां पर रखेंगे सेल्यूलोज और तीसरा एग्जाम्पल आप यहां पर याद रखेंगे ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन, ये 3 एग्जाम्पल जो है वो आप पॉलीसैकेराइड में याद रखेंगे। फिर से समझिए, कार्बोहाइड्रेट को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला मोनोसैकेराइड है बेटा, दूसरा डाइसैकेराइड है और तीसरा पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जो है ये सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं। मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज हैं। इनकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर सबसे ज्यादा होती है। दूसरे आपके डाइसैकेराइड, डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब 2 होता है। ये डाइसैकेराइड कैसे बने हैं, जब 2 मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो एक डाइसैकेराइड बनता है। पॉली का मतलब होता है मैनी यानी कि बहुत सारे, तो जब बहुत सारे मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं तो बनता है आपका पॉलीसैकेराइड। मेरी बात समझ में आ गई बेटा कि हमने कार्बोहाइड्रेट को जब 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, पहला आपका मोनोसैकेराइड था, दूसरा आपका डाइसैकेराइड था और तीसरा आपका पॉलीसैकेराइड था। तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। अब सबसे पहले आप आ जाइए इसमें, सबसे पहला जो मोनोसैकेराइड हैं, उन मोनोसैकेराइड में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मोनोसैकेराइड जो हैं उसके एग्जाम्पल मैंने आपको एक ग्लूकोज दिया था, एक एग्जाम्पल मैंने आपको फ्रक्टोज दिया था और एक एग्जाम्पल मैंने आपको ग्लैक्टोज बताया। मोनोसैकेराइड में मैंने एक एग्जाम्पल आपको ग्लूकोज बताया, एक एग्जाम्पल मैंने आपको फ्रक्टोज बताया और एक एग्जाम्पल बेटा मैंने आपको क्या बताया, मैंने ग्लैक्टोज बताया। ये 3 एग्जाम्पल रट लीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन से मोनोसैकेराइड हैं, कौन से डाइसैकेराइड हैं और कौन से पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड में 3 एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज। ग्लूकोज जो होता है इसे ही हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं, कई नामों से ग्लूकोज को हम एग्जाम में पूछा जाता है। इसी को हम ब्लड शुगर कहते हैं।
ब्लड शुगर इसलिए कहते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो या तो ग्लूकोज की फॉर्म में है, या तो वो किस फॉर्म में बेटा, ग्लूकोज की फॉर्म में है, और या फिर वो ग्लाइकोजेन की फॉर्म में है, ग्लाइकोजेन की फॉर्म में है। अगर वो ग्लूकोज है तो इसका मतलब वो मोनोसेकेराइड है। सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट अगर बॉडी में हम कहेंगे अपने कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो कार्बोहाइड्रेट की है वो क्या है, हमारी मोनोसेकेराइड है, यानी कि ग्लूकोज है। अगर हम पॉलीसेकेराइड फूड में लेते हैं, अगर हम डाइसेकेराइड फूड में लेते हैं, तो डाइजेशन जब होगा तो डाइजेशन के बाद वो अपने सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में, यानी कि वो अपने सिंपलेस्ट कंपाउंड में, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो क्या होगी, मोनोसेकेराइड। इसीलिए जो हमारा ब्लड है उस ब्लड में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ग्लूकोज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक नॉर्मल ह्यूमन ब्लड में लगभग 100 to 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, लगभग 100 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा होगी। सामान्य मनुष्य के शरीर में यही होगी। अगर उसके शरीर में इससे ज़्यादा ग्लूकोज रहता है तो फिर वो डायबिटीज़ का पेशेंट हो सकता है। लेकिन अगर आपसे एक स्वस्थ और सामान्य मनुष्य से पूछा जाए कि लगभग ग्लूकोज रुधिर में कितना होगा, तो 100 to 140 मिलीग्राम, 100 से लेकर 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा होगी। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने कहा C6H12O6। अगर C6 है तो इसका मतलब ये ग्लूकोज कैसी शुगर है, एक हेक्सोज शुगर है। ये कैसी आपकी हो जाएगी, हेक्सोज शुगर होगी। हेक्सा का मतलब होता है 6 कार्बन, तो इसमें 6 कार्बन शुगर है तो इसका मतलब हेक्सोज है। ग्लूकोज हमारे ब्लड में भी पाया जाता है और उसे बॉडी का पेट्रोल कहते हैं। क्यों कहते हैं, कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा बन रही है कार्बोहाइड्रेट से, वो दरअसल क्या है कि जब ये C6H12O6 यानी ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होता है तो फिर क्या करता है, ये टूट जाता है CO2 H2O और प्लस एनर्जी, ये एनर्जी इस समय बना रहा है। यानी कि जब शरीर में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो ऊर्जा हम अपनी विभिन्न क्रियाओं में प्रयोग करते हैं। तो ऊर्जा जो शरीर में बन रही है वो किससे बन रही है, ग्लूकोज से बन रही है। इसीलिए ग्लूकोज को बॉडी का पेट्रोल भी बोलते हैं हम लोग। सामान्य भाषा में कह देते हैं बॉडी पेट्रोल किस कार्बोहाइड्रेट को कहा जाएगा, तो हम कहेंगे किसको, ग्लूकोज को कहा जाएगा। ब्लड शुगर क्यों कहा, क्योंकि ब्लड में जो फॉर्म होती है वो ग्लूकोज होता है, तो इसलिए हम इसको ब्लड शुगर भी कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में अगर हम ग्लूकोज की बात करेंगे तो इसके नामों पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके नाम जो हैं ये भी कई बार पूछे जाते हैं। दूसरा हमारा है फ्रक्टोज। बेटा जो फ्रक्टोज है, इस फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी वही होता है C6H12O6। अब आप कहेंगे कि फ्रक्टोज का भी वही फॉर्मूला है, ग्लूकोज का भी वही फॉर्मूला है, तो अंतर क्या है। तो अंतर समझ लो बेटा, कि अगर ग्लूकोज है तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, अगर फ्रक्टोज है तो इसमें कीटोन ग्रुप होता है। अगर मान लीजिए ग्लूकोज है तो इसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होगा, और अगर फ्रक्टोज है तो उसमें कीटोन ग्रुप होता है। बस यही अंतर है, आप इस अंतर को समझ लीजिए। कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या अंतर है, जबकि उनके फॉर्मूला तो सेम है, तो उनके केमिकल फॉर्मूला तो सेम है लेकिन उनकी केमिकल स्ट्रक्चर अलग होती है। क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में आपका कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो अभी मैंने ग्लूकोज डिस्कस किया, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपका कार्बोहाइड्रेट है, जो अक्सर परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। फ्रक्टोज किसमें पाया जाता है, तो इसे फ्रूट शुगर भी कहते हैं। फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं। फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं, फ्रूट शुगर भी कहते हैं। फ्रक्टोज को हम क्या और कहते हैं, फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं, क्योंकि जो फल होते हैं जिनका हम जूस पीते हैं वो उन सब में जो होती है वो कौन सी होती है, फ्रूट शुगर होती है। या सबसे मीठी शुगर भी यही है, फ्रक्टोज जो होती है वो सबसे मीठी शुगर भी है। दूसरी चीज,
फ्रक्टोज किस में पाई जाती है? तो एक तो आप कहेंगे फ्रूट्स में पाई जाती है, दूसरा ये बहुत पूछा गया है कि हनी में कौन सी पाई जाती है शर्करा, हनी में शर्करा कौन सी पाई जाती है, यानी कि शहद में कौन सी शुगर पाई जाती है? तो शहद में भी आपकी फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है। शहद में भी कौन सी शुगर पाई जाती है बेटा? शहद में भी आपकी फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है। तो एक तो क्वेश्चन फ्रक्टोज से ये बनता है कि शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आप कहेंगे शहद में और फलों में जो है वो फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या अंतर है, तो आप कहेंगे कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है जबकि फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। मेरी बात समझ में आ गई बेटा? तो आपको दो चीज समझ में आ गई होंगी, एक तो मैंने आपको बताया पहले ग्लूकोज के बारे में और दूसरा मैंने आपको बताया किसके बारे में? फ्रक्टोज के बारे में। दोनों में समानता क्या है कि दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन उनकी केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, उनके केमिकल स्ट्रक्चर में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? तो फिर से मैं बता रहा हूं, ग्लूकोज में एल्डिहाइड और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। और सबसे तीसरा एग्जाम्पल जो मैंने बताया था वो था आपका ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज ये मिल्क शुगर बनाने में हेल्प करेगा आगे चलकर, जब हम डाइसैकेराइड पढ़ेंगे तो इसको हम देखेंगे कि मिल्क में ये प्रेजेंट होगी। इसे हम न्यूरॉन शुगर के नाम से भी जानते हैं। आपको अभी मैंने जो आपसे डिस्कस किया वो क्या किया? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज। और ये तीनों एग्जाम्पल जो हैं वो किस प्रकार की कैटेगरी के हैं? तो हमने कहा था ये हमारे सभी जो हैं वो क्या कहलाते हैं? मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं, मोनोसैकेराइड्स हैं ये सारे। कौन कौन से एग्जाम्पल मैंने दिए? मैंने कहा ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात जो हमारी आई बेटा वो आई डाइसैकेराइड की। अब जो बात हमारी आई वो क्या आई? डाइसैकेराइड की आई। डाइसैकेराइड, देखो डाई का मतलब क्या है? डाई का मतलब होता है दो, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड जब आपस में मिलते हैं, जब दो अणु मोनोसैकेराइड के आपस में मिलते हैं तब बनता है हमारा डाइसैकेराइड। यानी कि जब मोनोसैकेराइड के दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे तो बनेगा हमारा डाइसैकेराइड। डाई का मतलब होता है दो। एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे सुक्रोज, दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया मॉल्टोज और तीसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था लैक्टोज। मैंने पहला एग्जाम्पल बताया आपको कौन सा? सुक्रोज। ये जो सुक्रोज है यही आपकी टेबल शुगर है, जो आप चीनी डालते हैं सुबह चाय में यूज करते हैं, जो चीनी खाते हैं मिठाइयों में यूज करते हैं, जो चीनी, वो चीनी जो है वो आपकी क्या है? सुक्रोज है। और चीनी किससे बनती है? गन्ने से। इसीलिए सुक्रोज को हम केन शुगर के नाम से भी जानते हैं। सुक्रोज को हम केन शुगर भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सुक्रोज को हम और क्या कहते हैं तो आप कहेंगे सुक्रोज को हम केन शुगर भी कहते हैं, यानी गन्ने की शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि जो शुगर बन रही है वो किससे बन रही है? गन्ने से बन रही है। तो इसे हम गन्ने की शर्करा के नाम से भी जानते हैं। सुक्रोज को हम केन शुगर भी कहते हैं, सुक्रोज को हम टेबल शुगर भी कहते हैं और सुक्रोज को हम इन्वर्टेड शुगर भी कहते हैं। सुक्रोज को हम केन शुगर भी कहते हैं, सुक्रोज को हम इन्वर्टेड शुगर भी कहते हैं और सुक्रोज को हम टेबल शुगर के भी नाम से जानते हैं। बनती कैसे है ये सुक्रोज? अगर आपसे कोई प्रश्न ये पूछे कि ये शुगर जो है डाइसैकेराइड है, तो मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल से मिलकर दो मोनोसैकेराइड के जब मॉलिक्यूल मिलेंगे तब ये बन रही होगी। लेकिन मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो आपके ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज भी है और आपका ग्लैक्टोज भी है। तो क्या दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलेंगे या दो फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल मिलेंगे या फिर दो ग्लैक्टोज के मॉलिक्यूल मिलेंगे तब जाकर ये डाइसैकेराइड बनेगी? तो यहां मैं बताऊंगा आपको कि सुक्रोज कैसे बनती है। सुक्रोज तब बनती है जब एक मॉलिक्यूल जो है वो आपका ग्लूकोज का होगा और एक मॉलिक्यूल आपका फ्रक्टोज का होगा। यानी कि जब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेंगे तो बनेगी आपकी सुक्रोज। बात आ गई समझ में बेटा? जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का,
जब जुड़ते हैं तो हमारा जो डाइसैकेराइड बनता है वो क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। यहां से क्वेश्चन पूछा गया कि सुक्रोज बना हो तो ऑप्शन में लिख देते हैं, ऑप्शन में लिख देते हैं ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज से, ग्लूकोज एंड लैक्टोज से, फ्रक्टोज एंड फ्रक्टोज से, इस तरीके से ऑप्शन में दे दिए जाएंगे। तो आपको यहां पर बताना होगा कि जो सुक्रोज बनती है वो सुक्रोज कैसे बनती है। तो आप कहेंगे सुक्रोज का फॉर्मेशन एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज के मिलने से होता है। इसे हम टेबल शुगर भी कहते हैं, इसे हम केन शुगर भी कहते हैं, इसे हम इन्वर्टेड शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ये इन्वर्टेड शुगर ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इन्वर्टेड शुगर वाला क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में आया है कि इन्वर्टेड शुगर जो है वो किसको कहा जाता है। तो आप बताएंगे कि इन्वर्टेड शुगर के नाम से किसको जाना जाता है, इन्वर्टेड शुगर के नाम से हम सुक्रोज को जानते हैं। क्लियर। दूसरा, सुक्रोज के लिए आप क्या खाएं, गन्ना, चुकंदर, इनमें सुक्रोज पाई जाती है, ये खाइए। पहले गांव में लोग होते थे, सुबह शाम खेत में गए, उन्होंने गन्ना लिया, तोड़ लिया, पूरे दिन का कार्बोहाइड्रेट मिल गया, एनर्जी बनी रहेगी, खेतों में काम कर सकते हैं। तो गन्ने को और चुकंदर से हमको जो शुगर मिलती है वो कौन सी मिलती है, सुक्रोज बनती है। दूसरा है माल्टोज, जो अंकुरित बीज हैं। अक्सर आप जब पार्क में, अच्छे पार्क में कहीं टहलने जाते हैं तो देखते हैं कि सुबह सुबह बाहर कुछ लोग जो है वो वहां पर अंकुरित बीज रख लेते हैं आकर, और जब लोग जो टहल रहे होते हैं, जब वो पार्क में बाहर आते हैं तो उन अंकुरित बीजों को अक्सर खाया करते हैं। अंकुरित बीजों से उनको क्या मिलती है, अंकुरित बीजों से उनको माल्टोज शुगर मिलती है, इसीलिए इसे मॉल्ट शुगर कहते हैं, इसीलिए इसको हम माल्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं। जौ के अंकुरित बीज रख दीजिए, वो खाइए, चने भिगो कर रख दीजिए, आप कोई भी खाइए, आप अंकुरित बीज अगर खाएंगे तो आपको माल्टोज मिलेगी। तीसरी जो हमारी लैक्टोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड शुगर, जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। तो लैक्टोज शुगर बनती, माल्टोज शुगर देख लेते हैं कि माल्टोज शुगर कैसे बनती है। माल्टोज शुगर जब ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, यानी कि आपसे अगर पूछा जाएगा कि माल्टोज शुगर कैसे बनती है, तो आप बताएंगे कि जब ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो माल्टोज शुगर बनती है। ग्लूकोज के जब दो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो क्या बनेगी, माल्टोज शुगर बनेगी। ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल जुड़ेंगे बेटा, ग्लूकोज के जब दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जब ग्लूकोज के साथ हम एक फ्रक्टोज को भी जोड़ें तो बनेगा आपका सुक्रोज। लेकिन जब हम ग्लूकोज को दो मॉलिक्यूल लें ग्लूकोज के, तो आपका बनेगा माल्टोज। डाइसैकेराइड कौन सा बनेगा, माल्टोज। और अगर हम ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज को लेंगे तो फिर आपका जो डाइसैकेराइड बनेगा वो बोला जाएगा लैक्टोज। इंपॉर्टेंट शुगर है लैक्टोज, जहां भी लैक्ट वर्ड लग जाए आप समझ जाओ उसका संबंध दूध से है। जैसे दूध से दही जब बनता है तो कौन से बैक्टीरिया होते हैं उसमें, तो लैक्टोबैसिलस। जैसे हम दूध की जो शुद्धता मापते हैं वो किस यंत्र द्वारा मापते हैं, तो लैक्टोमीटर। तो जहां लैक्ट वर्ड लग जाए तो आप समझ जाइए कि उसका संबंध कहीं ना कहीं मिल्क से है। तो जो लैक्टोज शुगर है ये मिल्क शुगर है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, दूध में कौन सा शुगर पाई जाती है, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो आप कहेंगे कि उसमें लैक्टोज शुगर पाई जाती है। बात समझ में आ गई बेटा, उसमें कौन सी शुगर पाई जाती है, लैक्टोज शुगर पाई जाती है। अगर हम लैक्टोज शुगर की बात करें तो जो ह्यूमन फीमेल है उसमें लैक्टोज की मात्रा लगभग 64% तक होती है। यानी कि बच्चों को माँ का दूध पिलाने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि उसको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और ह्यूमन फीमेल में लगभग 64% जो है वो लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो लैक्टोज है वो किसके मिल्क में पाई जाती है,
तो हम कहेंगे सबसे ज़्यादा लैक्टोज। तो लैक्टोज शुगर बहुत ही इंपॉर्टेंट शुगर है और इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। मैंने अभी बताया कि अगर लैक्टोज कहीं लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि ये मिल्क शुगर है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। और जो ह्यूमन फीमेल होता है, ह्यूमन फीमेल में जो मिल्क सेक्रीट होता है, उस मिल्क में लगभग 6.4% जो है वो लैक्टोज पाया जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सबसे ज़्यादा किसके मिल्क में, किस फीमेल के मिल्क में सबसे ज़्यादा लैक्टोज प्रेजेंट होता है, तो घोड़ी के दूध में सबसे ज़्यादा लैक्टोज होती है और वो लैक्टोज लगभग 9.4% तक होती है। तो लैक्टोज बनता कैसे? तो मैंने कहा लैक्टोज जो बनता है वो कैसे बनता है, जब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज आपस में मिलते हैं तो बनता है क्या? लैक्टोज। मेरी बात समझ में आ गई बेटा? अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया, किसके अकॉर्डिंग किया? सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन जो किया वो नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से किया। तो हमने बताया था ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज एंड हेक्सोज शुगर। फिर उसके बाद मैंने कहा कि हम कार्बोहाइड्रेट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के जो एग्जाम्पल दिए हमने आपको, वो एग्जाम्पल दिए कौन कौन से? मैंने आपको ग्लूकोज एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको फ्रक्टोज एग्जाम्पल दिया और मैंने आपको ग्लैक्टोज एग्जाम्पल दिया। उसके बाद मैंने कहा डाइसैकेराइड क्या होते हैं। जब मोनोसैकेराइड के 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो डाइसैकेराइड बनेंगे। और डाइसैकेराइड में मैंने एग्जाम्पल आपको दिए कौन से? सुक्रोज एग्जाम्पल दिया, माल्टोज एग्जाम्पल दिया और आपको कौन सा एग्जाम्पल दिया? लैक्टोज। सुक्रोज जिसे हम केन शुगर भी कहते हैं क्योंकि गन्ने और चुकंदर से बनती है चीनी। दूसरी चीज हमने इसको इन्वर्टेड शुगर भी कहते हैं। माल्टोज कहां से प्राप्त होता है? क्या खाना चाहिए? तो अंकुरित बीज खाने चाहिए तो हमको माल्टोज मिलेगा। तीसरा जो हमारा है लैक्टोज, दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है? तो हम कहेंगे दूध में लैक्टोज शुगर पाई जाती है। सबसे ज्यादा किसके दूध में लैक्टोज पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा घोड़ी के दूध में लैक्टोज पाया जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, ये तो हुआ डाइसैकेराइड। अब हम बात करते हैं तीसरा जो हमारा है वो है हमारा पॉलीसैकेराइड्स। अब हम बात करते हैं किसकी बेटा? पॉलीसैकेराइड। देखो, पॉली का मतलब होता है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉली कहेंगे। ठीक है, जैसे पॉलीथीन होता है तो उसमें एथिलीन के बहुत n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एथिलीन के जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है? वो पॉलीथीन बनता है। तो पॉली वर्ड जहां लग जाए तो उसका मतलब समझ जाइए कि उसका मतलब है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब आपस में जुड़ेंगे तो हम उसको कहेंगे पॉली। तो यहां पर पॉलीसैकेराइड हैं, यानी कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसके? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब मोनोसैकेराइड के आपस में जुड़ेंगे तो बनेगा क्या? तो बनेगा आपका पॉलीसैकेराइड। ठीक है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब आपके मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ेंगे तो बनेगा क्या? आपका पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड की दूसरी बात आप जानेंगे कि इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में क्या होते हैं? सॉल्युबल नहीं होते हैं, यानी घुलनशील नहीं होते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर। अभी तक जो आपने 2 ग्रुप पढ़े, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। मोनोसैकेराइड बहुत इजीली जो है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। डाइसैकेराइड भी वाटर में सॉल्युबल हैं लेकिन कंपैरिजन सॉल्युबिलिटी मोनोसैकेराइड से कम होती है। और पॉलीसैकेराइड ऐसे सैकेराइड्स हैं जिनमें जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। कभी आपने घरों में पापड़ बनते देखा है? जब हम पापड़ बनाते हैं तो उसमें व्हाइट व्हाइट कलर का जो प्रेसिपिटेशन आ जाता है, वो जो प्रेसिपिटेशन होता है वो आपका क्या होता है? वो आपकी स्टार्च होती है। और स्टार्च जो है वो किस कैटेगरी की सैकेराइड है? तो हम कहेंगे ये एक पॉलीसैकेराइड है। तो पॉलीसैकेराइड में n नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं, वाटर में ये इनसॉल्युबल होते हैं। दूसरे इसके एग्जाम्पल मैंने जो बताए वो कौन से बताए थे? स्टार्च बताया था, सेलुलोज बताया था और ग्लाइकोजेन। स्टार्च इसे हिंदी में मंड कहते हैं। चावल का माड़ जो होता है, जो हम लोग बच्चों को छोटे पे खिलाते थे, दस्त वगैरह होता था तो उसको बच्चों को पिला दिया जाता था, तो वो क्या होता है? स्टार्च होता है। चावल का ऊपर को निकाल कर हम कपड़ों, जो कॉटन के कपड़े होते थे उनको भी लगाते थे, कड़क बने रहते थे कपड़े। फिलहाल अब नहीं यूज करते तो मार्केट में काफ़ी आर्टिफिशियल चीज़ें आ गई हैं।
तो चावल, आलू, इनमें क्या पाया जाता है? इनमें स्टार्च पाई जाती है। आलू में भी स्टार्च होती है, चावल में भी स्टार्च होती है। स्टार्च, दूसरा हमने एग्जांपल दिया सेलुलोज, ये इंपॉर्टेंट है। सेलुलोज जो है ये क्या है कि जो सेल होती है प्लांट सेल, प्लांट सेल के बाहर एक आउटर कवरिंग बनाती है, एक सेल वॉल बनाती है। तो ये जो सेल वॉल बनी होती है, प्लांट की जो सेल वॉल बनी होती है, सेल वॉल इन प्लांट, प्लांट की जो सेल वॉल बनी होती है बेटा, वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। पहली बात, अक्सर पूछा जाता है कि प्लांट में जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है? तो प्लांट की जो सेल वॉल बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज क्या है बेटा? एक पॉलीसेकेराइड है। इसीलिए इस सेलुलोज को हम प्लांट शुगर भी कहते हैं। इस सेलुलोज को हम और क्या कहते हैं? इस सेलुलोज को हम प्लांट शुगर भी कहते हैं। पौधों से प्राप्त शर्करा है। और मैं आपको बता दूं कि सेलुलोज का डाइजेशन ह्यूमन बॉडी में नहीं होता है, क्योंकि जब हम भोजन को पकाते हैं तो सेलुलोज वहीं पर हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो हमको डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब हम आग जलाना नहीं जानते थे, भोजन को पकाकर नहीं खाते थे, उस समय सेलुलोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट किया जाता था। उसके लिए बॉडी में हमारा एक ऑर्गन होता था जिसे हम कहते थे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स होती थी, उसमें सेलुलोज का डाइजेशन होता था। लेकिन धीरे धीरे जब हमने सेलुलोज का डाइजेशन खत्म कर दिया तो ये अपेंडिक्स जो थी वो आज हमारी बॉडी में एक वेस्टिजियल ऑर्गन बनकर रह गई है, क्योंकि अब उसका यूज बॉडी में नहीं है, एक अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है। तो ह्यूमन बॉडी में किस कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता? अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा कि सेलुलोज ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। सेलुलोज कहां होता है? तो हम कहेंगे सेलुलोज प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। और आपको मालूम है कि जो हमारा पेपर बनता है वो प्लांट्स लकड़ी से ही बनता है। तो यहां पर आप ये ध्यान रखना कि सेलुलोज का यूज हम कहां पर करते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि सेलुलोज का यूज कहां करते हैं। तो दो इंडस्ट्रीज हैं जिनमें सेलुलोज का बहुत यूज किया जाता है। एक तो पेपर बनाने में, यानी कि कागज बनाने, तो पेपर इंडस्ट्री में हम लोग इसका यूज करते हैं। दूसरा ग्लास इंडस्ट्री में भी करते हैं। आपकी गाड़ी के आगे जो फ्रंट मिरर लगा हुआ है वो क्या है कि दो मिरर के बीच में एक पतली लेयर सेलुलोज की उसमें डाली जाती है। तो इसको कहते हैं छितर रोग कांच। तो ऐसे कांच को बनाने में हम सेलुलोज का प्रयोग करते हैं। तो ग्लास इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री में किसका यूज किया जाता है? तो सेलुलोज का यूज किया जाता है, जो कि क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है, वाटर इनसॉल्युबल होगा। प्लांट की सेल वॉल जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। बात समझ में आ गई बेटा? तीसरा जो हमारा पॉलीसेकेराइड है इसको भी देख लेते हैं, ये है ग्लाइकोजेन। तीसरा जो हमारा पॉलीसेकेराइड है बेटा वो क्या है? हमारा ग्लाइकोजेन है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड है, ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड है ग्लाइकोजेन। और ग्लाइकोजेन जो होता है वो हमारी बॉडी में स्टोरेज फूड है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? किसकी बात कर रहा हूं बेटा? मैं बात कर रहा हूं ग्लाइकोजेन की। ये स्टोरेज फूड है, ये स्टोरेज फूड है इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी का ये संग्रहित भोजन है। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर देता है। किसकी कौन रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है इसके लिए? तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है, जो हमारी पेनक्रियाज ग्लैंड से सेक्रेट होता है, वो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो ग्लाइकोजेन है वो कहां स्टोर रहता है? तो दो जगह आप याद रखेंगे, एक तो लिवर सेल्स में, यकृत कोशिकाओं में, और दूसरा मसल सेल्स में, यानी मांसपेशियों में।
मांसपेशियों में और लिवर सेल्स के अंदर, यकृत कोशिकाओं के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर रहता है। जब कभी हम उपवास रहते हैं या हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं भोजन में, तो उस समय एनर्जी कहां से मिले हमको? तो ये जो ग्लाइकोजन है, ये हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो ये ब्रेक डाउन होकर फिर से ग्लूकोज में जिससे बना है उसी में टूट जाता है। तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा जो है वो मिल जाएगी हमको। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको स्टोरेज फूड कहते हैं। ये मनुष्य के शरीर का संग्रहित भोजन है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ग्लाइकोजन जो है वो किस प्रकार की शर्करा है, तो हम कहेंगे ग्लाइकोजन जो है वो एक पॉलीसैकेराइड है। और ग्लाइकोजन जो है वो कहां पर स्टोर रहता है? तो जो ग्लाइकोजन है वो हमारा कहां स्टोर रहता है? वो हमारी यकृत कोशिकाओं में और हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। तो ये हमारा तीसरे टाइप का जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, ये तीसरे टाइप का हमारा पॉलीसैकेराइड था ग्लाइकोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनिमल स्टार्च कहते हैं, एनिमल के अंदर स्टोर रहता है तो एनिमल स्टार्च के भी कहते हैं। इसके बाद ग्लाइकोजन को कैसे बनता है? तो मैंने कहा कि ग्लाइकोजन कैसे बनता है कि इंसुलिन हार्मोन जो है, जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वो किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। बात समझ में आ गई? फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले मैंने कहा कि पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होगा? पॉलीसैकेराइड यानी एन नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड जब आपस में मिलते हैं तो बनता है क्या? हमारा पॉलीसैकेराइड। दूसरी बात मैंने बताई कि पॉलीसैकेराइड जो होंगे वो वाटर में कैसे होंगे? इनसॉल्युबल होंगे, जल में अघुलनशील होते हैं, पानी में घुलते नहीं है। फिर मैंने इसके एग्जाम्पल की बात की तो इसमें एक एग्जाम्पल स्टार्च बताया, एक सेलुलोज बताया और एक ग्लाइकोजन बताया। स्टार्च जो होती है वो आपकी क्या होती है कि प्लांट शुगर कहलाती है, क्योंकि जो एनिमल प्लांट जो आपके प्लांट होते हैं उन प्लांट की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। पेपर इंडस्ट्री में हम प्रयोग करते हैं क्योंकि कागज जो बनता है वो किसका बना होता है? कागज जो है वो सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस इसमें हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लीजिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है और सभी लोग इसको बताएंगे कि इसमें पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट पूछा गया, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है? क्या पूछा गया बेटा कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो जो कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र, मैंने कार्बोहाइड्रेट कैसे बना था तो मैंने कहा था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के रेशियो में मिलने से बनता है। कैसे बनता है ये कि कार्बोहाइड्रेट कैसे बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के रेशियो में मिलने से बनता है। और इसका कॉमन फॉर्मूला मैंने वहां बताया था, देखिए बेटा बताया था कि CnH2n और ON होता है। अब देखते हैं क्या ऑप्शन में कहीं है ऐसा फॉर्मूला, हमको तो नहीं दिखाई दे रहा कि कहीं भी CnH2nON हो। इस फॉर्म में कोई तो इस फॉर्म में तो कोई आपको ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा ना। लेकिन इसको देखिए आप, ये क्या लिखा है? CH2O होल N। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो N का यहां पर आ जाएगा, C के साथ N आ जाएगा, यहां पर H के साथ 2 लिखा हुआ है और एक N आ जाएगा और फिर O के साथ N आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो यही वाला फॉर्मूला ये सेम है कि नहीं। तो जरूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन में वो सीधा सीधा क्वेश्चन दे दे कि हाँ भाई आप जैसा आपने पढ़ा वैसे ही आ जाए। थोड़ा दिमाग चलाओगे तो अपने आप क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, चाहे वो कितना भी आपको इधर से उधर घुमा ले। तो हमारा इसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आपको मैंने बताया था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के रेशियो में मिलने से कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, इसलिए इनका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2nON हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में आपका लिखा था CH2O का होल N, तो बात वही है क्योंकि अंदर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वही फॉर्म आ जाएगी CnH2nON। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट हम फूड में ले रहे हैं उनका मुख्य कार्य क्या है, सबसे बड़ा कार्य क्या है? मेजर फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
तो आपको बताइए क्या स्टोरेज, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, ट्रांसपोर्ट मटेरियल है, या स्टोरेज और स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क? तो इसका यही आंसर सही हो जाएगा कि ये स्टोरेज फूड का भी वर्क करता है और हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क भी करता है। तो दोनों इसके मेजर फंक्शन हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल सिंपली रेफर्स टू एज स्टाफ ऑफ लाइफ। देखिए जितने भी कार्बो, अच्छा क्वेश्चन है ये, स्टाफ ऑफ लाइफ किसको कहा जाता है? स्टाफ ऑफ लाइफ किसको कहते हैं? तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को स्टाफ ऑफ लाइफ कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विच क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, यानी कि कौन सी क्लास ऐसी है जिसको हम आगे जो है वो तोड़ नहीं सकते, अपघटित नहीं कर सकते, यानी कि सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट पूछा गया, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आप बताइए कौन सा होता है जिसको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, जल अपघटन नहीं कर सकते हैं? तो वो कौन सा? हमारा मोनोसेकेराइड। कौन से होते हैं? मोनोसेकेराइड। ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है? माल्टोज इज ए डाइसैकेराइड। देखिए उसी तरीके का क्वेश्चन आया कि माल्टोज बनता कैसे है। मैंने आपको बताया था कि सुक्रोज कैसे बनता है। सुक्रोज के लिए मैंने कहा था सुक्रोज बेटा कैसे बनता है। तो सुक्रोज के लिए मैंने आपसे कहा था कि जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का मिलता है तो सुक्रोज बन जाता है। और माल्टोज कैसे बनता है? तो मैंने वहां बताया था बेटा माल्टोज कैसे बनता है कि जब दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के, यानी कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज आपस में जब मिलते हैं तो बनता है माल्टोज। और तीसरा क्या था? लैक्टोज था, मैंने वहां पर पढ़ाया था लैक्टोज। लैक्टोज कैसे बन रहा था? याद करो जल्दी कि ग्लैक्टोज और जब ग्लूकोज मिलता है तो बनता है क्या? लैक्टोज। बताया था कि नहीं? तो यहां पर क्या पूछा गया है कि माल्टोज। तो माल्टोज के बारे में यहां पर पूछा गया कि माल्टोज कैसे बनता है। तो माल्टोज कैसे बनता है बेटा कि जब दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के मिलेंगे, या हम कहेंगे कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो देखते हैं ऑप्शन में, पहला लिखा है फ्रक्टोज एंड लैक्टोज, गलत है। दूसरा लिखा ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, यही सही है। तीसरा लिखा था ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, ये गलत था। ग्लूकोज एंड लैक्टोज, ये भी गलत था। तो कौन सा वाला सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही होगा, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन इन्वर्टेड शुगर। मैंने पढ़ाया था, अभी मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टेड शुगर, याद करो किसको बताया था मैंने? जो सुक्रोज है उस सुक्रोज को हम क्या कहते हैं? इन्वर्टेड शुगर भी कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि सुक्रोज को इन्वर्टेड शुगर कहते हैं। फ्रक्टोज को नहीं कहते हैं, डेक्सट्रोज को नहीं कहते हैं, और ग्लूकोज को नहीं कहते हैं। किसको कहते हैं? सुक्रोज को हम क्या कहते हैं? इन्वर्टेड शुगर कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई बेटा? तो आज जो हमने पढ़ा, इस लेक्चर में जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा? हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, जो कि हमारा भोजन का एक भाग है और बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिलती है? इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, त्वरित ऊर्जा मिलती है। हम लड़ते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, इन सब के लिए ऊर्जा चाहिए हमको। तो वो ऊर्जा हमको कहाँ से मिलेगी? भोजन से मिलेगी। और भोजन के किस भाग से मिलती है? तो हम कहेंगे बेटा कि कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट खाना आज से आप लोग, है ना? चलिए, अगर आपको हमने जो समझाया वो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।